हेलो स्टूडेंट, लॉजिक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आने वाले तीन स्थितियों को। पहली स्थिति होती है अक्षीय स्थिति में, फिर देखेंगे निरक्षीय स्थिति में, और सामान्य स्थिति वैसे विद्युत द्विध्रुव में नहीं आता, इसको हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो में हम लोग अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में कैसे होता है उसको समझेंगे, वाकई में होता क्या है। एक कक्षा 12वीं भौतिकी में चैप्टर नंबर 1 में आपको मिलेगा। यही चीज जो है वो चुंबक वाले चैप्टर में आपको वहां पे यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आता है, वहां पे आएगा चुंबकीय द्विध्रुव आएगा, ठीक है। और उसके कारण हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो उसमें भी यही दोनों स्थिति मेनली आने वाला है। सामान्य स्थिति भी आती है लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं होता। तो हम लोग दो टॉपिक को इसमें डिस्कस करने वाले हैं, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में रखा कैसे जाता है। तो हम लोग वैद्युत द्विध्रुव लिखेंगे, लेकिन ये जो है वो चुंबकीय द्विध्रुव पर भी लागू होगा और वहां पे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको विद्युत द्विध्रुव लेके चलूंगा और इससे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की क्या क्या मतलब कैसे कैसे उसके सीक्वेंस होता है उसको मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर दूंगा, और इसमें वाकई में अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति होता क्या है इसको समझाने वाला हूँ। हाँ, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अक्षीय स्थिति को। ये अपनी पहली स्थिति है। अक्षीय स्थिति में हम लोग रखना क्या है, यहाँ पे एक वर्ड आया है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आपको मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो यहाँ पे याद रखिए वैद्युत द्विध्रुव आपको मैं कंप्लीट बताता हूँ कि यहाँ पे हम लोग दो ध्रुव लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में दो ध्रुव लेते हैं हम लोग, एक लेते हैं माइनस क्यू आवेश और दूसरा लेंगे प्लस क्यू। दो ध्रुव इसको बोला जाता है और इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। इनके बीच की दूरी को 2 लिया जाता है, इसे याद रखिए, ठीक है। तो ये होता है अपना वैद्युत द्विध्रुव। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक अन्य बिंदु लेने वाले हैं, अन्य बिंदु लेने वाले हैं या फिर उस बिंदु पर हम लोग एक परीक्षण आवेश लेंगे। तो परीक्षण आवेश लेना ही पड़ेगा, तो परीक्षण आवेश पर ही क्या लगेगा, बल लगेगा इस वैद्युत द्विध्रुवीकरण, और हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस परीक्षण आवेश के लिए उस बिंदु पर ज्ञात करेंगे। तो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ अक्षीय स्थिति में, लेकिन लेना कहाँ पे है उसको बता रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग अक्षीय, चूंकि नाम से स्पष्ट है अक्षीय यानी किसी अक्ष में, मैंने आपको बताया था ये वाला क्या कहलाता है, आपका वैद्युत द्विध्रुव अक्ष कहलाता है। तो इसी अक्ष में आगे बढ़ा के कुछ दूरी पर हम लोग लेंगे एक पॉइंट P, एक पॉइंट लेने वाले हैं। इन दोनों को हम लोग ए पॉइंट लेते हैं, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं। ए पॉइंट पे हमारा माइनस क्यू है और बी पॉइंट क्या है, ए पॉइंट माइनस क्यू, बी पॉइंट आपका प्लस क्यू है। और पी पॉइंट पे पी बिंदु पे हम लोग एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट लेते हैं या फिर क्यू जो लेते हैं। इस पर ही क्या होगा, इस वैद्युत द्विध्रुव में क्या करेगा, बल लगेगा और इस पर ही क्या निकलेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव जो है वो दो आवेशों से मिलकर बना होता है। तो इस माइनस आवेश कारण में इस पे बल लगने वाला है इस परीक्षण आवेश पर, और इस प्लस आवेश कारण में इसमें बल लगेगा, जिससे इन दोनों के कारण, इन दोनों आवेशों के कारण इस Q0 पर क्या निकलेगा, दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलने वाली है। एक को मैं इस माइनस क्यू के लिए मान लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा हूँ ई माइनस क्यू, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस क्यू आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर, इस पी पॉइंट पर, इस परीक्षण आवेश पर, ठीक है। लेकिन याद रखो यहाँ पे एक चिन्ह लगाया हूँ, इसमें दिशा बताया हूँ इधर माइनस क्यू की तरफ, क्योंकि मैंने आपको जब मैं आपको वो बता रहा था, बल रेखाएं बता रहा था, तो बताया था कि माइनस आवेश पर, माइनस क्यू आवेश पर क्या होते हैं, विद्युत बल रेखाएं क्या होते हैं, आते हैं और इसके पास आते हैं विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। और एक विद्युत बल रेखाएं का मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते रहता है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा क्या होती है, हमेशा माइनस क्यू की होती है अगर, ठीक है। और प्लस क्यू आवेश की क्या होती है, बाहर की होती है, प्लस क्यू आवेश से दूर होती हुई जाती है हमारा क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस क्यू के लिए देख रहा हूँ, तो माइनस क्यू की ओर क्या होगा, इसके ऊपर, इसके कारण हम लोग इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, इसकी दिशा इसी की होगी। और प्लस क्यू आवेश कारण, प्लस क्यू आवेश कारण इस पर भी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आएगी। तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा आपके पास, इधर भी क्या होगा, इसकी दिशा इधर कर देंगे, क्योंकि ये प्लस क्यू से इधर दूर जाएगा, प्लस क्यू से क्या होता है विद्युत की दिशा दूर जाती है। तो इस पॉइंट पर अपना E प्लस क्यू हो जाएगा, यानी कि इस प्लस क्यू आवेश कारण, इस परीक्षण आवेश पर के कारण परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लस क्यू हो जाएगी, ठीक है। इसे याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से यहाँ पे डायरेक्शन बताया जाता है, ठीक है। हाँ, अब मैं बताता हूँ कि अक्षीय स्थिति वाकई में हुआ क्या, देखा जाए तो देख के आप समझ सकते हैं कि अक्षीय स्थिति क्या होती है। तो देखो
बहुत सिंपल सी बात है, अपने को क्या करना है, वैद्युत ध्रुव के अक्ष से थोड़ा बढ़ा के अपने को क्या करना है, P बिंदु पर रखना है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको कैसे बोलेंगे, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है उस बिंदु को कहां पर रखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ वैद्युत ध्रुव के बढ़ाए हुए अक्ष पर कुछ दूरी पर रखा जाता है। तो इस बिंदु को इस वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष या फिर इस वैद्युत द्विध्रुव के संदर्भ में अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम अक्षीय स्थिति में रख सकते हैं। और ऐसा अगर डायग्राम बना के हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐसा डायग्राम बना के हम लोग इस वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। एक बात और, चूंकि इस आवेश के कारण भी इस परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो यहाँ से यहाँ तक हमें दूरी चाहिए, और यहाँ पे हम लोग कुछ न कुछ दूरी पर क्या करें, इस वैद्युत ध्रुव से रखे हैं परीक्षण आवेश को, तो हमेशा सेंटर पॉइंट को, वैद्युत ध्रुव के सेंटर पॉइंट जिसको हम लोग O पॉइंट नाम दे सकते हैं, इससे हम लोग r दूरी पर हमेशा क्या करेंगे, r दूरी पर हम लोग इस परीक्षण आवेश को रखने वाले हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस आवेश से -q आवेश से लेकर अगर परीक्षण आवेश की दूरी को देखा जाए, परीक्षण आवेश की दूरी को, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपको पता है r, और यहाँ पे सेंटर पॉइंट से अगर देखा जाए तो अपना 2a जो होगा वो 2 भाग में बढ़ चुका होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक a हो चुका होगा और यहाँ से यहाँ तक a हो चुका होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक है r, यहाँ से यहाँ तक r मिलेगा और यहाँ से यहाँ तक a मिलेगा। तो ये अपनी दूरी का मतलब r प्लस q हो जाएगा। ठीक है, यानी कि -q से इस q0 तक का जो दूरी हो जाएगा r प्लस a हो जाएगा। अब फिर हम लोग इस आवेशकरण प्लस q आवेशकरण निकालेंगे, इस परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालेंगे, तो इसकी भी दूरी की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग देख सकते हैं कैसे निकालेंगे। टोटल दूरी को लेके चलो, टोटल दूरी मेरे पास r है, r में आप देख पा रहे होंगे कि अपने को यहाँ तक का मान निकालना है, तो ये वाला को माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक है a है, तो अगर r में अगर a घटा दिया जाए तो आपको यहाँ से यहाँ तक दूरी मिल जाएगी। तो ये दूरी का उपयोग पड़ता है जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तब। ठीक है, क्योंकि इसके सूत्र में मैं बताया हूँ आपको, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटे R का वर्ग, ये होती है दूरी। तो दूरी में आपको जरूरत पड़ेगा इसका। तो इस प्रकार आप अक्षीय स्थिति को अच्छे से तरीके से समझे। अब आते हैं निरक्षीय स्थिति। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या रखने वाले हैं, वैद्युत ध्रुव लेने वाला हूँ, 2 आवेश लिया मैं यहाँ पे, एक लिया मैं -q में, हमेशा माइनस को पहले लेता हूँ प्लस के बाद लेता हूँ। ठीक है, फिर इसके सेंटर पॉइंट से इसकी बीच की दूरी क्या होती है, अपने पास होती है 2a, और यहाँ से यहाँ तक आधी दूरी कितनी हो जाएगी, सेंटर पॉइंट से अगर देखा जाए तो आधी दूरी क्या हो जाएगी, अपने पास a हो जाएगा और आधी दूरी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक, अब पूरी दूरी क्या है अपने पास 2, तो सेंटर पॉइंट को इसमें e को a पॉइंट मानते हैं, इसको b पॉइंट मानते हैं, और सेंटर पॉइंट को हम लोग o पॉइंट मानते हैं। तो इसके सेंटर पॉइंट से लंबार्धक पर, अगर लंबार्धक पर, इसको लंब बोलते हैं, इसको लंबार्धक बोला जाता है, या फिर इसको विस्मृति रेखा भी कही जाती है। तो विस्मृति रेखा में या फिर लंबार्धक पर हम लोग क्या रखने वाले हैं, r दूरी पर हम लोग एक p पॉइंट रखने वाले हैं, जिस पर क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, और यहीं पर ही हम लोग क्या करेंगे, परीक्षण आवेश को रखने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, निरक्षीय स्थिति में हम लोग p बिंदु को रखेंगे। ठीक है, तो इसको आप कैसे परिभाषित करोगे, निरक्षीय स्थिति को कैसे परिभाषित करेंगे, तो वही बोलेंगे कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु को वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक से r दूरी पर, क्या करते हैं, या फिर कुछ दूरी पर हम क्या रखते हैं, बिंदु P को, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है उसे रखते हैं। तो इस बिंदु को वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। निरक्षीय का मतलब होता है लंबार्धक से कुछ दूरी पर रखना। ठीक है, ये आपने समझा। अब यहाँ पे आप गौर कर रहे होंगे कि आगे अगर देखा जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम लोग, तो आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग करने वाले हैं ये वाला पॉइंट, ये वाला, क्योंकि हम लोग को इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर, इस q0 पर, इस q0 पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दूरी का जरूरत पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक आपको दूरी की जरूरत पड़ेगा, और आपको B पॉइंट पे प्लस q आवेश के कारण इस q0 पर परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए भी दूरी की जरूरत पड़ेगा। मैं यहाँ पे बताया था। तो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा त्रिभुज बनता हुआ नजर आएगा, और इसके अंदर भी 2 त्रिभुज आपको समकोण त्रिभुज नजर आएंगे। समकोण त्रिभुज 90-90 डिग्री का होता है, ऐसे करके बताया था। जहाँ पे एल का शेप बनता है एकदम सीधा वाला एल, वही क्या होता है अपना 90 डिग्री में समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो जब समकोण त्रिभुज लगता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, अगर चाहें तो लगा सकते हैं।
क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने को चाहिए रहती है, तो चाहिए रहती है तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को निकाल रहा हूँ। तो ये वाले त्रिभुज जो मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाया मैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाया मैं, कहाँ पे लगाया, त्रिभुज देखा जाए तो यहाँ P है, A है, O, तो P A O में लगाया पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग होता है। लंब कर्ण कितना अपने पास देखा जाए तो AP है अपने पास, तो AP का वर्ग। कर्ण कैसे पहचानते हैं, मैंने बताया था 90 डिग्री का सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, जो तिरछी रेखा होती है वो कर्ण होती है। AP का वर्ग लंब कितना है, ये लंब डाले हो तो लंब कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। OP का वर्ग समझ सकते हो, आधार कितना हो जाएगा अपने पास, OA हो जाएगा, तो A क्या होगा, आधार का वर्ग हो जाएगा। AP का मान निकालना है तो कर्ण का मान निकालना, तो जैसे का तैसा रखा। और OP का मान कितना है अपने पास, OP का मान है R, तो R का वर्ग हो जाएगा धन। OA का मान कितना है आपको देख पा रहे होंगे, ये आधा है तो ये होता है, तो A का वर्ग हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे AP का मान क्या हो जाएगा, वर्गमूल उधर लेना पड़ जाएगा, कर्ण ही चले जाएगा, तो R का वर्ग प्लस A का वर्ग। तो ये आपका AP का मान यहाँ से यहाँ तक A से P की दूरी निकल गई, यानी कि अपने पास करके R का वर्ग प्लस A का वर्ग। ठीक, अब अपने को क्या होगा, अपने 20 पॉइंट से 50 पॉइंट तक की दूरी निकालेंगे, क्योंकि इस आवेश इस बिंदु इस परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र निकालने तो दूरी पड़ेगा, अपने को दूरी जरूरत पड़ेगा, तो मैं दूरी को निकाल रहा हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे इसको निकालने की जरूरत नहीं है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सेम है। कैसे पहचाने, तो इसी नीचे वाली यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये है, यहाँ से यहाँ तक ये है, इसके जो आपको लंब दिखाई देंगे ये भी आपका R है, तो पक्का ये क्या होंगे, ये वाले त्रिभुज क्या होंगे, एक समरूप त्रिभुज होंगे। समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, समान आकार के होते हैं, समान दिखते हैं, ठीक है। उसकी ये कर्ण हो गए, इसके कर्ण के बराबर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, R का वर्ग A का वर्ग कर्ण के साथ, ठीक है। आपका ये BP का मान क्या हो जाएगा, कर्ण R का वर्ग प्लस A का वर्ग। तो आप देख पा रहे होंगे, इसे एक और समझ सकते हैं कि ये वाला जो बड़ा वाला त्रिभुज बना आपके पास, बड़ा वाला त्रिभुज बना, ये प्रकार से देखा जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। कैसे, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है और ये वाली भुजा क्या है, अलग है, 2a, तो इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और समद्विबाहु त्रिभुज के सामने वाला कोण, इसके सामने वाला कोण, इसके सामने वाला कोण क्या होता है, सेम होता है, इसको भी थीटा लूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार करके हम लोग यहाँ से विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, लेकिन हम दूरी का मान तो निकाल लिए, अब निकालेंगे कि इस माइनस क्यू आवेश कारण इस Q0 पर लगने वाला क्या निकालने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगी, E माइनस क्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, E माइनस क्यू हो जाएगी। क्यों, और इसकी दिशा में इधर क्यों लिखा, क्योंकि बताया था कि माइनस क्यू की तरफ क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, विद्युत बल रेखाएं उसी की ओर जाती है, इसलिए यहाँ पे बताया था आपको माइनस की तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा उधर ही जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा इस दिशा में क्या हो जाएगा, E की दिशा हो जाएगी, E माइनस क्यू की दिशा हो जाएगी। और अगर प्लस क्यू है इस Q0 पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा E क्यू प्लस हो जाएगा, और इसको लिखाऊंगा आगे की तरफ E प्लस क्यू, ठीक है। इसको ऐसा क्यों लिखा, इसकी दिशा इधर क्यों कर दिया, क्योंकि प्लस क्यू से क्या होती है, हमेशा दूर जाती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा दूर जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। ऐसा करके मैंने बताया, तो इस प्रकार से आपने देखा, ठीक है, इसका दिशा इधर चला गया, इसका दिशा, तो यहाँ पे हम लोग आ गए परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पे इधर आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा E, जिसका मान अपने को निकालना है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला थीटा है, तो यहाँ पे एक देखा जाए तो यहाँ पे एक सेम टू सेम, यहाँ पे भी ऐसा क्या हो रहा है, सेम यहाँ पे भी ऐसा आपको मुख दिख रहा है, इसको बोलते हैं सम्मुख कोण। तो ये वाला अगर थीटा है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। और आपको एक और कोण नजर आएगा, ये वाला, और ऐसा करके यहाँ पे जेड जैसा शेप बन रहा है, इसको बोला जाता है एकांतर कोण। तो इस एकांतर कोण की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका E माइनस क्यू जो होगा वो इसके साथ कोण बना रहा है, इसके साथ ये वाला आधार के हिसाब से E प्लस क्यू भी इसी के साथ आधार बना रहा है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक लंब डालेंगे ऐसा, तो इससे क्या पता चलेगा, आप देख पा रहे होंगे एक समकोण इधर बन रहा है, एक समकोण इधर बन रहा है, ठीक है। तो इसका घटक टूटेगा, क्योंकि देखो अगर समकोण से बनता है उसके बीच में एक घटक टूटता है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो क्या होता है, ऐसा करके जब भी होता है समकोण त्रिभुज, समकोण आपको दिखेगा तो उसमें अगर एक यहाँ पे कुछ निकलेगा, जैसे कि E माइनस क्यू है मेरे पास, और किसी के साथ थीटा कोण बना है, इसके साथ समझ लो, तो जिसके साथ थीटा कोण बनाता है, जिस अक्ष के साथ ये x अक्ष है समझ लो, इसको y अक्ष समझ लो,
जिस अक्षर के साथ थीटा बनाता है उधर हमेशा cos थीटा लिखा जाता है। इसका घटक क्या हो जाएगा e माइनस क्यू cos थीटा, और इधर वाला घटक कौन हो जाएगा भाई, इधर का घटक क्या हो जाएगा e माइनस क्यू sin थीटा हो जाएगा। अगर e माइनस क्यू को लेके चल रहे हैं तब ठीक है। अगर प्लस क्यू लिखेंगे तो हमेशा क्या होगा, जिधर थीटा कोण बनता है उधर हमेशा cos थीटा बनता है, जिधर थीटा कोण नहीं बनता उधर हमेशा sin थीटा बनता है। और इसको हम लोग समकोणीय घटक कहते हैं क्योंकि ये समकोण में टूटता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला भी इधर टूटेगा तो क्या हो जाएगा e प्लस क्यू, क्योंकि इधर से कोण नहीं बन रहा है तो ये हो जाएगा आपका sin थीटा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इधर कोण बना हुआ है, इस दिशा में इस e प्लस क्यू का क्या हो जाएगा cos थीटा आ जाएगा, e प्लस क्यू cos थीटा आपको नजर में आ रहा होगा। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे e माइनस क्यू के लिए, तो ये भी देखो समकोण त्रिभुज, इसके लिए भी दो घटकों में टूटेगा, एक इधर के लिए तो इस साइड थीटा बना रहा है तो इस साइड क्या हो जाएगा e माइनस क्यू cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि जिसके साथ थीटा बनाते हैं उसके साथ cos थीटा आता है। और इस दिशा में क्या हो जाएगा e माइनस क्यू sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। और आप देख पा रहे होंगे जब हम लोगों ने इसको समकोणीय घटकों में विभाजित किए तोड़े तो आपको क्या मिला कि इसकी दिशा और इसकी दिशा जस्ट क्या है विपरीत है, यानी e प्लस क्यू sin थीटा और e माइनस क्यू sin थीटा की दिशा विपरीत है, तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, यानी इसका कोई उपयोग नहीं है, यानी कि घट जाएगा तो खत्म हो जाएगा, ऐसा मान जाते हैं। ये दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास बचेगा इधर वाला यहाँ पे e प्लस cos थीटा e माइनस cos थीटा। ठीक है, तो ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं और एक ही दिशा में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे एक समीकरण निकल के आएगा कि जो अपना टोटल परिणामी बोलते हैं, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी e प्लस cos थीटा e प्लस क्यू cos थीटा और प्लस e माइनस क्यू cos थीटा, ये दोनों अपने पास क्या हो जाएगा जुड़ के आएगा। तो इसको लेके हम लोग आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो अगले क्लास में हमें अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है उसको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने इसकी स्थितियों को डिस्कस किया है। अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।